हेलो। 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 देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक वॉल्यूम। देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। हार्ट के एक वेंट्रिकल के द्वारा एक मिनट में जितना ब्लड सॉरी एक बार में जितना ब्लड पंप किया जाता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन देखेंगे। Volume of the blood pumped by each ventricle of the heart during the each contraction, that is 70 ml। हार्ट के एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक बार में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इट कैन बी अल्टर्ड ऑन द बॉडी डिमांड। इस जैसी आपकी बॉडी की जरूरत होती है इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द कार्डियक आउटपुट। कार्डिया दैट मीन्स हार्ट आउटपुट, यानी हार्ट का जो आउटपुट होता है वो कितना होता है। तो देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। एक वेंट्रिकल के द्वारा एक मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है वो कहलाता है उसका कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। एक बार में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में जितनी बार पंप करता है दैट मीन्स नंबर ऑफ हार्ट बीट, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये ऑन एवरेज जो है 70 इंटू 70 या 4900 ml ले लेंगे, या स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है इंटू हार्ट बीट 72 होती है तो इसको लेंगे, ये आएगा 5040 ml, 5040 ml। और दैट इज ये नियरली होता है 5 लीटर के 5 लीटर के आसपास आ रहा है ये वैल्यू आपका। कार्डियक आउटपुट कैन बी अल्टर्ड एज द बॉडी डिमांड। जैसी बॉडी की जरूरत होती है कार्डियक आउटपुट को चेंज किया जा सकता है। कार्डियक आउटपुट represent that ventricle receives nearly 5 liter blood per minute। कार्डियक आउटपुट ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा हार्ट लगभग 5 लीटर ब्लड पर मिनट रिसीव करता है। एंड कार्डियक आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज कार्डियक आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखेंगे 20 to 25% किडनी, या ऑन एवरेज लेंगे तो लगभग 22% हाईएस्ट बीएमआर होता है। सबसे ज्यादा बीएमआर किडनी का होता है। टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 से 22% जो है ब्लड चला जाता है किडनी के पास। 25 से 30% डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें सारे ऑर्गन आ जाते हैं। लीवर सेकंड हाईएस्ट बीएमआर होता है 20%।
पैंक्रियाज हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा, इन सभी के पास मिला करके कुल जाता है ब्लड का 25 to 30%। 10 to 15% ब्रेन के पास चला जाता है, यानी 500 to 700 ml पर मिनट। इससे कम हम ब्लड की सप्लाई ब्रेन को नहीं दे सकते। 4 to 5% हार्ट मसल एंड 30% में अदर ऑर्गन आ जाते हैं। Brain is the organ which never involve in any compensation for the blood flow। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी मामले में कंपनसेशन नहीं करता है ब्लड फ्लो के मामले में। उसको जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उतनी सप्लाई देनी पड़ती है। इफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डिक्रीजेज, दैट डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई विच लीड टू शॉक। अगर आप ब्रेन के पास की ब्लड सप्लाई को घटा देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई घटेगी, जिसकी वजह से पर्सन को शॉक लग जाएगा, बेहोश हो जाएगा। एक टर्म आता है कार्डियक इंडेक्स। इट इज द कार्डियक आउटपुट फॉर 1 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, जो कि नियरली होता है 3.3 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। Heartbeat is regulated by a specialized neural center located in the medulla, that is also known as the vasomotor center, via autonomic nerve। हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलाइज्ड वैसोमोटर सेंटर मेड्यूला में पाया जाता है, जो ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई के द्वारा हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्व हैज टू पार्ट। ऑटोनॉमिक नर्व के दो पार्ट होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, या सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, नेम्ड एज एडिनर्जिक नर्व फाइबर। इसकी ब्रांचेज जो होती हैं उसको हम एडिनर्जिक नर्व फाइबर बोलते हैं, बिकॉज इट रिलीजेज एड्रेनलिन or noradrenaline at their terminal end, that is wall of heart, which result into tachycardia। टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है टैकीकार्डिया, दैट मीन्स होता है इंक्रीज हार्ट बीट। बढ़ी हुई हार्ट बीट को हम करते हैं टैकीकार्डिया। टैकी का मतलब होता है फास्ट, कार्डिया दैट मीन्स हार्ट, यानी हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो टैकीकार्डिया कहलाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दूसरी ब्रांच होती है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, named as cholinergic nerve fiber because it releases acetylcholine at their terminal end, that is SA node or AV node, which result into bradycardia, that means decreased heartbeat to the normal। ये बढ़ी हुई हार्ट बीट को घटाकर नॉर्मल कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर आपका। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर डिक्रीजेज इंक्रीज्ड हार्ट बीट टू द नॉर्मल। ध्यान रखिएगा पॉइंट का, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या करता है, बढ़ी हुई हार्ट बीट को घटाकर नॉर्मल करता है। देखिएगा पॉइंट में, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर डिक्रीजेज इंक्रीज्ड हार्ट बीट टू द नॉर्मल, बढ़ी हुई हार्ट बीट को घटाकर नॉर्मल करता है। Normal heartbeat is under control of parasympathetic nerve fiber, that is under the वेगस, यानी 10th क्रेनियल नर्व जो होता है इसके कंट्रोल में होता है, इसी की ब्रांचेज कंट्रोल करती हैं। If parasympathetic nerve is cut, heartbeat not increased during the emergency। अगर हार्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को कट कर दिया जाए तो हार्ट बीट इंक्रीज नहीं करेगा।
देखिए इसको एक फार्मूला के थ्रू याद करते हैं, संत पीसीएबी, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी ब्रांच होती है एडिनर्जिक नर्व फाइबर, रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन, कॉज करता है टैकीकार्डिया, दैट मींस इंक्रीज हार्ट बीट। दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, इसकी ब्रांच होती है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, ये रिलीज करता है एसिटिल कोलिन, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट बीट। तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के फंक्शन को।
नोट में देखेंगे पॉइंट है, sympathetic nerve fiber also increases the strength of ventricular contraction, that is increases the stroke volume with increase the cardiac output. sympathetic nervous system जो है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ इंपल्स दैट डिक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। ये स्पीड ऑफ इंपल्स को घटा देता है, जिससे कार्डियक आउटपुट घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। एड्रेनालिन एज वेल एज थायरॉक्सिन इंक्रीजेस द हार्ट बीट। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हार्ट साउंड। हार्ट से दो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को, हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। हमेशा हार्ट साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो वाल्व के बंद होने पर होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ एवी वाल्व एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल। पहला हार्ट साउंड हमको तब सुनाई देता है जब अचानक से एवी वाल्व बंद होते हैं। एवी वाल्व में दो वाल्व आते हैं आपके, एक बाइकस्पिड एक ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों एक साथ बंद होते हैं तो पहला हार्ट साउंड सुनाई देता है एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल।
lower the pitch, longer duration and louder. lower the pitch, long the duration and louder होता है. Second hard sound is due to the sudden closure of semi-lunar valve. यहाँ भी semi-lunar valve में दो valve होते हैं, एक होता है aortic valve जो एओर्टा की ओपनिंग पर पाया जाता है, दूसरा होता है पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर पाया जाता है. एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसकी पिच लो होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है और लाउड होता है. इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व नेम्ड एज स्टेनोसिस एंड माइट्रल स्टेनोसिस इज कॉमनेस्ट. अगर वाल्व जो है पूरी तरीके से बंद नहीं होते हैं, कोई डिफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेनोसिस. और सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो बाइकस्फीड वाल्व के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि माइट्रल स्टेनोसिस ज्यादा कॉमन होता है. स्टेनोसिस प्रोड्यूसेस द हिसिंग साउंड दैट इज मर्मर. स्टेनोसिस की वजह से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, मर्मरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे मानिए, इफ हिसिंग साउंड अपीयर जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हार्ड साउंड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इट रिप्रेजेंट द डिफेक्टिव वाल्व इज एवी वाल्व. अगर पहले हार्ड साउंड के बाद हिसिंग साउंड आता है तो फर्स्ट हार्ड साउंड होता है लब एंड सेकंड हार्ड साउंड होता है डब. तो जैसे देखेंगे डब लब और लब के बाद आ रहा है मर्मरिंग साउंड एंड डब लब डब सी करके आ रहा है. तो लब के बाद अगर साउंड आ रहा है डब से पहले आ रहा है तो फर्स्ट हार्ड साउंड जो होता है वो बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड वाल्व के क्लोजर की वजह से होता है. अगर उसके जस्ट बाद साउंड सुनाई दे रहा है तो यानी कि ये वाल्व पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं, यानी इन वाल्व्स में कुछ डिफेक्ट है. If a hissing sound appears just after the second hard sound during the joint diastole, it represents the defective valve is semi-lunar valve, that is, जैसे लब फर्स्ट हार्ड साउंड हो गया, डब इसके बाद आ रहा है हिसिंग साउंड लब डब. तो यानी कि यहाँ पे जो डिफेक्टिव वाल्व है ये सेमी ल्यूनर वाल्व है, एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व में से किसी में डिफेक्ट है जो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, इस वजह से मर्मरिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाई स्फैग्मोमैनोमीटर. इसी की मदद से मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को ऑन द स्केल ऑफ मिलीमीटर मर्करी mmHg. It is the net pressure exerted by the blood on the wall of artery of the systemic circuit. सिस्टमिक सर्किट की ब्लड वेसल्स में आर्टरी पर जो प्रेशर डाला जाता है ब्लड के द्वारा वही उसका ब्लड प्रेशर कहलाता है. रिप्रेजेंटेड एज द सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक. हमेशा ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 120 अपॉन 80. ये mmHg ये नॉर्मल डेटा होता है, यानी कि नॉर्मल हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है. इन द पल्मोनरी सर्किट 30 अपॉन 15 mmHg होता है. जो ब्लड वेसल्स जो है हमारे लंग्स तक ब्लड लेकर जाती हैं उनके अंदर प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक के समय पे 30 mmHg होता है और डायस्टोलिक के टाइम पे 15 mmHg होता है, जो कि सिस्टमिक सर्किट से कहीं बहुत कम है. यानी कि सिस्टमिक सर्किट में जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है. Constant increased blood pressure, that is 140 upon 90 or more, named as the hypertension. अगर लगातार ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है 140 upon 90 या इससे ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर. ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर ब्लड कैपिलरीज में भी रप्चर्ड. फॉर एग्जांपल ब्रेन हीमोहरेज. जैसे अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड की कैपिलरीज जो है रप्चर हो सकती हैं.
और कॉमनेस्ट कॉज जो होता है वो ब्रेन हीमोहरेज होता है, ब्रेन के अंदर की कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, या इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर, इसको हम निकालते हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज 120 माइनस 80 mmHg, दैट इज 40 mmHg। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। इसका मेजरमेंट जो होता है ये मशीन की मदद से होता है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो मशीन होती है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टर्म होता है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब पेपर पर प्लॉट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Electrical activity of a heart is plotted on the graph paper is named as the electrocardiogram with the help of a machine, that is electrocardiograph. मशीन है द थ्री इलेक्ट्रोड, मशीन में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 1 पेयर ऑफ ईच रिस्ट, हर एक रिस्ट में, और एक होता है लेफ्ट एंकल के लिए। ऑन द चेस्ट इलेक्ट्रोड्स आर पुट एट द डिफरेंट पोजीशन फॉर द ईसीजी एट डिफरेंट साइड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको चेस्ट रीजन पे रख दिया जाता है।
जैसे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकें हार्ट के डिफरेंट पोजीशन से। P wave represent the depolarization of atria which result into the atrial systole। देखिए अगर हम ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहां पे एक पी वेव होता है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, देन टी वेव होता है, फिर नेक्स्ट पी वेव आ जाएगा, फिर ऐसे ही क्यू आर एस टी। तो इस तरह का पैटर्न हमको कुछ दिखाई देता है ईसीजी में, जिसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एट्रियल डीपोलराइजेशन। सबसे पहले एट्रिया जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है। फिर जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मिलने के बाद इस एट्रिया की मेम्ब्रेन फिर डीपोलराइज हो जाती है, और डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलता है। यहाँ पे पी वेव रिप्रेजेंट करता है कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो गया है, और एट्रियल डीपोलराइजेशन आगे चल करके आर्टरिया की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। देन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने के बाद फिर से मसल्स जो होती हैं वो रीपोलराइज्ड स्टेट में आ जाती हैं। तो एट्रियल सिस्टोल अपीयर एट द एंड ऑफ पी वेव। जैसे ही पी वेव एंड होता है उसी समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन द एट्रियल डीपोलराइजेशन occurs from the base towards the apex that shows the direction of atrial systole। हार्ट में एट्रियल सिस्टोल का जो डायरेक्शन होता है या डिपोलेशन का जो डायरेक्शन होता है वो बेस से एपेक्स की तरफ होता है, क्योंकि एट्रिया दोनों मिलकर के लेफ्ट और राइट एट्रिया बेस बनाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल सिर्फ एपेक्स बनाता है। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था। QRS wave represent the depolarization of ventricle which result into the ventricular systole। QRS कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स आफ्टर द क्यू एंड एंड एट द एंड ऑफ एस ए वेव। क्यू वेव जो होता है, क्यू के बाद क्यू पॉइंट से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है और एस के खत्म होने पर खत्म हो जाता है। Direction of depolarization of ventricle from the apex towards the base that shows the डायरेक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल में जो सिस्टोल का डायरेक्शन होता है वो एपेक्स से बेस की तरफ होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट द टाइम बट वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द वोल्टेज। ईसीजी जो है इसका अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाता है, और वाई एक्सिस पे जो पोलरिटी चेंज होती है यानी डीपोलराइजेशन होता है तो उसका रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। QRS wave is higher, that is high voltage, because it not only represent the ventricular depolarization but also the repolarization of atrial repolarization। तो QRS कॉम्प्लेक्स आपको ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता होगा, पी वेव से कहीं ज्यादा उठा हुआ मिलता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये सिर्फ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, साथ में एट्रियल रिपोलराइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है।
टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसमें जो टी वेव होता है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वेंट्रिकल अपने फिर से रिपोलराइजेशन स्टेट में आ गया है। टीपी इंटरवल रिप्रेजेंट द कंप्लीट हार्ट रेस्ट स्टेज, दैट इज डायस्टेसिस, या इसी को जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं टीपी इंटरवल को। एंड पीक्यू इंटरवल रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल बिटवीन द एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बीच का टाइम होता है पीक्यू इंटरवल। पीक्यू इंटरवल रिप्रेजेंट द टाइम टेकन टू पास द इंपल्सेस फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल वाया द कंडक्टिंग सिस्टम। साथ में पीक्यू इंटरवल ये भी शो करता है कि जितना समय जो है एट्रिया की वाल से वेंट्रिकुलर वाल तक पहुंचने के लिए इंपल्स के द्वारा समय लिया जाता है, वो भी पीक्यू इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। If PQ interval is larger, it represent the defect in the conducting system of the heart, that is rheumatic heart disease। अगर PQ इंटरवल ज्यादा लंबा हो जाता है तो ये कंडक्टिंग सिस्टम में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से इम्पल्स को पहुंचने में लेट हो रहा है, तो PQ इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। If T wave get depressed or flat, they represent the cardiac muscle hypoxia or ischemia, decreased oxygen level। अगर टी वेव फ्लैट हो गया है तो उस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करता है कि कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, कार्डियक मसल हाइपोक्सिया हो गया है। इफ टी वेव गेट इलोंगेटेड रिप्रेजेंट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज हार्ट अटैक। अगर टी वेव बढ़ा हुआ मिलता है तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक को रिप्रेजेंट करता है। इफ ईसीजी इज इरेगुलर रिप्रेजेंट द इरेगुलर हार्ट बीट, दैट इज एरिथमिया को शो करता है। हार्ट बीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ECG by counting the QRS wave in the given time। दिए हुए समय में QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि पर्सन की हार्ट बीट कितनी है। वेव QRST रिप्रेजेंट द एट्रियल रिलैक्सेशन। QRST कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एट्रियल रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल।